नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। पटना उच्च न्यायालय ने बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने से किया इनकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए का सीट बंटवारा तय। बीजेपी 68 और जदयू तथा लोजपा रामविलास एक एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। और प्रदेश में सर्द पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है और अभी 8वें वेतन आयोग के गठन से वेतन पैनल की सिफारिशें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. पटना उच्च न्यायालय ने बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सभी तथ्यों को देखते हुए परीक्षा के लिए अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती है। न्यायालय ने पुनर्परीक्षा की आवश्यकता को दरकिनार करते हुए आयोग को 30 जनवरी से पहले याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर एफिडेविट देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 31 जनवरी को होगी। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज अपना अनशन समाप्त कर दिया। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर पिछले 14 दिनों से अनशन कर रहे श्री किशोर ने समर्थकों के दिए फल खाकर अपना अनशन खत्म किया। उन्होंने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय मिलने तक उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज एस्पेडेक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों और उपग्रहों की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए अंतरिक्ष दल को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन आगामी वर्षों में देश के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। देश आज स्टार्टअप इंडिया की 9वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि सरकार ने देश में स्टार्टअप की संस्कृति को प्रोत्साहन दिया है। श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया की परिवर्तनकारी पहल ने पिछले 9 वर्षों में अनगिनत युवाओं को सशक्त बनाया और उनके नवोन्मेषी विचारों को सफल स्टार्टअप में बदला है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्रों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है ताकि देश के युवा जोखिम उठाने वाले बन सकें। देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया तो देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इधर स्टार्टअप दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। शेखपुरा के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने अपने नवाचार और स्टार्टअप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी आरिफ एहसन ने जीविका दीदी द्वारा अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए वस्त्र निर्माण इकाई का निरीक्षण किया और स्टार्टअप को सम्मानित किया। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चुनाव के दौरान प्रचार के लिए साझा की जाने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जनित और सिंथेटिक सामग्री के प्रयोग की लेबलिंग के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को सलाह दी है कि प्रचारकों को ऑनलाइन प्रसारित विज्ञापनों और प्रचार सामग्री में अस्वीकरण शामिल करना होगा।
जदयू और लोजपा रामविलास भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी। एनडीए में सीटों का बंटवारे के तहत बीजेपी 68 जबकि लोजपा 8 और जदयू एक सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। जदयू ने बुरारी सीट से शैलेंद्र कुमार को टिकट दिया है, जबकि लोजपा आर के हिस्से में देवली सुरक्षित सीट आई है। वहीं जीतन राम मांझी की अगुवाई वाली पार्टी हम को कोई सीट नहीं मिली है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा है कि इंडी गठबंधन में बिखराव पहले से ही तय था। श्री मांझी ने कहा कि इंडी गठबंधन में शामिल विभिन्न दल कुर्सी के लिए साथ आए थे, कुर्सी नहीं मिली तो बिखर गए। इंडिया के लोग जो हैं अनेक धड़ा में बटे हुए हैं, इसलिए कि उनका कोई वसूल नहीं है, वो लोग सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत के विकास के लिए, यहाँ के नौजवानों को नियोजन देने के लिए, भारत की प्रतिष्ठा के लिए लड़ रहे हैं, भारत को संसार का तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लड़ रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में इधर एनडीए के लोग काफी यूनाइटेड है। इधर राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन केंद्रीय स्तर पर एक विकल्प के तौर पर पेश किया गया था। राज्यों में यह गठबंधन अपने पूर्ण रूप में लागू नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। और अब खबरें कुंभ से। प्रयागराज का महाकुंभ संस्कृति और आध्यात्मिकता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की सशक्त पहचान बन रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रयागराज इस महीने की 31 तारीख को हरित महाकुंभ की मेजबानी करेगा। हरित महाकुंभ में देश भर से 1000 से अधिक पर्यावरण और जल संरक्षण कार्यकर्ताओं को एक मंच प्रदान करेगा, जहां वे प्रकृति, पर्यावरण, जल और स्वच्छता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विशेषज्ञ प्रकृति के 5 तत्वों के संतुलन को बनाए रखने और लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के बारे में अपने अनुभव और जानकारी साझा करेंगे। इसके अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के बारे में महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के तरीकों के साथ साथ इन प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे अभियान पर चर्चा की जाएगी। वहीं मेला प्रशासन महाकुंभ नगर क्षेत्र में प्लास्टिक और थर्मोकोल की बजाय कुल्हड़, दोना और पत्तल जैसे पर्यावरण अनुकूल सामग्री को बढ़ावा दे रहा है। वहीं सौर ऊर्जा का उपयोग और ई वाहन जैसे पर्यावरण अनुकूल परिवहन महाकुंभ 2025 की अन्य विशेषताएं हैं। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सिविल कोर्ट के कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। इसी क्रम में शिवहर, बेगूसराय, शेखपुरा, पश्चिम चंपारण समेत विभिन्न व्यवहार न्यायालयों में कर्मियों ने कामकाज ठप कर धरना प्रदर्शन किया। हड़ताली कर्मी वेतन विसंगति समाप्त करने, अनुकंपा पर नौकरी पदोन्नति, विशेष न्यायिक कैडर बनाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग को जो वेतन विसंगतियां हैं वो वेतन विसंगतियां खत्म की जाए। हम लोगों की बहाली जब हमसे पहले थी 97 से पहले तो मैट्रिक पास कर्मचारी होते थे। हम लोगों की बहाली स्नातक के स्तर पर हुई तो स्नातक का सैलरी देने के लिए कहा गया, लेकिन 27-28 साल के बाद भी हम लोग को स्नातक स्तर का सैलरी नहीं मिला। हम लोग का दूसरा मांग था कि जो हमारे चतुर्थवर्गीय कर्मचारी है या हम लोग है, हमको समयबद्ध कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाए। अररिया सिविल कोर्ट के एडवोकेट ZA मुजाहिद, आज हमारे व्यवहार न्यायालय के कर्मचारीगण आज से कलमबंद हड़ताल पर हैं। उनकी जो मांगे हैं वेतन विसंगति को यथाशीघ्र दूर करने का और सभी तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को शीघ्र पदोन्नति का लाभ देने का, 100% अनुकंपा पर बहाली का और स्टेट कैडर लागू करने का, मैं समझता हूं कि उनकी मांगे जायज है, वाजिब है और हम एडवोकेट कम्युनिटी इस धरना को, इस मांग को मॉरल सपोर्ट करते हैं। इधर पटना उच्च न्यायालय ने सभी जिला और सत्र न्यायाधीश को कोर्ट परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और न्यायिक कार्य के निष्पादन के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में कड़ाके की ठंड और कुहासे से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अधिकांश स्थानों पर 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम का अंतर दर्ज किया गया है। इसके कारण कनकनी बढ़ गई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 8.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। वहीं समस्तीपुर के पूसा में शीत दिवस की स्थिति बनी रही। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि राज्य के अधिकतर भागों में अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की और कमी हो सकती है, जिससे ठंड में वृद्धि होगी। अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क एवं सुबह में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा रहेगा। न्यूनतम तापमान में अगले 2 दिन तक कोई गिरावट नहीं, उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने का पूर्वानुमान है। न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ने आज उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने जस्टिस चंद्रन को शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रन की उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति को केंद्र ने मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा का तीसरा चरण आज खगड़िया से शुरू किया। श्री कुमार ने जिले की 500 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री कुमार ने जीविका दीदियों और स्थानीय लोगों के साथ संवाद भी किया। केरल के कोच्चि में आयोजित राष्ट्रीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने चंडीगढ़ को 34 रन से हरा दिया। बिहार की प्रियंका यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक नाबाद 47 रन बनाए। शिवहर जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज जागरूकता रैली निकाली गई। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रे ने कहा कि यातायात नियमों का पालन कर सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है। रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र अंतर्गत गारा चौबे नहर पथ पर 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य व्यक्ति घायल हो गए। सहरसा जिले के महिषी में 28 जनवरी से शुरू हो रहे उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव की तैयारी के लिए बैठक की गई। महोत्सव के संयोजक डॉक्टर अक्षय चौधरी ने यह जानकारी दी है। सीतामढ़ी जिले के परिहार में पिछले दिनों एक फाइनेंस कर्मी से लूट के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर रामकृष्ण ने इसकी जानकारी दी। मुंगेर विश्वविद्यालय के नए कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए जमीन चयन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा। रोहतास जिले के चेनारी में पुलिस ने अवैध लॉटरी कारोबार का उद्भेदन किया है। पुलिस ने मौके से 45 करोड़ मूल्य का लॉटरी टिकट जब्त किया। वहीं इस धंधे में शामिल 100 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मुंगेर जिले के जमालपुर में वार्ड नंबर 28 में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। अरवल जिले में 10 फरवरी से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए सर्वजन दवा सेवन अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर आज सिविल सर्जन की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अररिया की स्थानीय अदालत ने शराब बरामदगी मामले में आरोपी सुनील कुमार उर्फ सोनू साह को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 2 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। पटना उच्च न्यायालय ने बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने से किया इनकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एनडीए का सीट बंटवारा तय। बीजेपी 68 और जदयू तथा लोजपा रामविलास एक-एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। और प्रदेश में सर्द पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।